हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और ये जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो मेलस लॉ और साथ साथ मेलस लॉ के साथ क्वार्टर हाफ प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट ये भी पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स इसमें हम कवर कर रहे हैं लेक्चर में। काफ़ी बार इस पर क्वेश्चंस आते हैं, बेस कॉम्पिटिशन्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स बीएससी के हैं या और एग्जामों की प्रिपरेशन करने वाले हैं वहाँ भी इनमें क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा मेलस लॉ, जिसमें मैंने डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं हम कि ये हमारा इधर ये जो डायरेक्शंस है वो प्लेन ऑफ पोलराइजर की है, ये जो डायरेक्शंस है वो प्लेन ऑफ एनालाइजर की है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। यहाँ पे एंगल थीटा दिख रहा है। इधर एक लाइट रे जाती है प्लेन ऑफ पोलराइजर की तरफ, और उसका जो कंपोनेंट है इधर की तरफ, अगर ये एम्पलीट्यूड ए है, ये एंगल थीटा है, तो इधर कंपोनेंट ए कोस थीटा जाता है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है लाइट रेज की, अगर यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट है, इधर की तरफ इंटेंसिटी अगर आई नॉट है और इधर इंटेंसिटी आई थीटा है, तो इन आई थीटा और आई नॉट में एक रिलेशन होगा। और वो रिलेशन आई थीटा और आई नॉट में क्या होगा, आई थीटा जो होगा हमारा एंगल थीटा के ऊपर, वो आई थीटा होगा आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये केवल तब लगेगा जब ये लाइट है वो हमारी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो। मैं पोलराइजेशन की सीरीज में बता चुका हूँ कि कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड हो जाते हैं। ये जनरली 2 टाइप के होती हैं, या तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होते हैं। पैरेलल प्लेन ऑफ इंसिडेंस में कैसे दिखाते हैं उन्हें, इस तरीका से पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी। या उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे कन्फाइंड होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इस तरीका से इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये हमारे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। और ऐसे है इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन, ऐसे कन्फाइंड हो रहे हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर, तो वो हमारा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लगता है मेलस लॉ, जो लॉ बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया गया है ऑलरेडी कि व्हेन ए कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम फ्रॉम ए पोलराइजर इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर। ये हमारी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो इस दिशा में आ रही है, और इधर की तरफ प्लेन ऑफ एनालाइजर है, मतलब इसके कि हम इधर से करना चाहते हैं। तो क्या है उसके अंदर, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, इधर अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो इधर जो इंटेंसिटी होगी आई थीटा, वो आई थीटा बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा होगा। एक लाइन में इसका डेरिवेशन आ जाता है बहुत आसानी के साथ में। हम सब वाफिक है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पर वेरी करती है। वैसे तो इंटेंसिटी और भी फैक्टरों पर निर्भर करती है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड के तौर पर हम देखें तो वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर निर्भर करती है। तो अगर जो हमारा एम्पलीट्यूड अगर इधर की तरफ ए है, तो इस एंगल थीटा की तरफ जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा कितना बन जाएगा, ए कोस थीटा। तो आई थीटा जो हमारे पास आएगा, इंटेंसिटी हमारी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले इसी चीज़ को पढ़ें कि इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो आई थीटा, थीटा की डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कितना बन जाएगा हमारा, इधर की तरफ कंपोनेंट इसका आ जाएगा ए कोस थीटा, और इसका स्क्वायर ले लेंगे दिस ए कोस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को ले ले, कुछ भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दें, आई थीटा इक्वल टू के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और के स्क्वायर इधर की तरफ इंटेंसिटी हो जाएगी, इस जो हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजर की तरफ है इंटेंसिटी आई नॉट। तो आई थीटा जो हमारा होगा वो आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा होगा। काफ़ी क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। ये हमारी आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी है। थीटा जो एंगल है वो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, प्लेन ऑफ पोलराइजर और प्लेन ऑफ एनालाइजर के बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, ऑलरेडी लिख दिया है मैंने, फिर एक बार बता रहा हूं, बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर। तो इसमें हम क्या देखेंगे, वेरियस एंगलों पे ये पूछता है इंटेंसिटी कितनी होगी।
जैसे वो कहता है कि शुरू में अगर कोई हमारी पोलराइज लाइट है, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, किधर की तरफ, प्लेनो पोलराइजर की तरफ, क्योंकि प्लेनो पोलराइजर से ही पूरी लाइट पास करती है, तो वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उससे पास होने वाली, जो हम आई नोट से जिसे दिखा रहे हैं। और यहाँ आई नोट हमारा क्या है, आई नोट की वैल्यू यहाँ पे है आई नोट मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीका के पूछे जाते हैं, जैसे हमसे पूछता है कि आई नोट की वैल्यू दे देगा या हमसे आई नोट की टर्म्स में पूछ लेगा, कहेगा कि थीटा की वैल्यू 45 है, अब आई थीटा और आई नोट में रिलेशन बताइए। तो बस केवल हमें क्या करना है, आई थीटा इक्वल टू आई नोट और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 कर देंगे, तो ये वैल्यू आई नोट हो जाएगी और कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेनो पैरेललाइजर से अगर यहाँ थीटा की वैल्यू को 45 कर दें, तो जितनी इंटेंसिटी है उसका 45 जो हमारा 50% पोर्शन है वो 45 एंगल के थ्रू पास हो जाएगा। जो इंटेंसिटी है फोटोनों की, मीन्स जितने फोटोन्स आ रहे हैं हमारे, उनमें से कितने फोटोन्स हमारे 45 पर पास हो रहे होंगे, उनकी तादाद हो जाएगी हाफ। उसी तरीका से डिफरेंट में पूछ लेगा, कई बार उनकी रेशो पूछ लेता है, तो केवल इसमें वैल्यू पुट करनी होती है और आसानी के साथ में हम सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि ये तो जब हमारी जो लाइट आ रही थी उसमें लाइट जो थी ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज थी, तो ये हमारा कब लग रहा है, ये कंसेप्ट कब एप्लीकेबल है, जब लाइट हमारी कैसी हो, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो। कई बार क्या होता है, लाइट अनपोलराइज्ड होती है। अनपोलराइज्ड लाइट के लिए मेलस लॉ क्या होगा, अनपोलराइज्ड लाइट के लिए, तो अनपोलराइज्ड लाइट के लिए क्या कर लें कि जो हमारे पास आई थीटा है, फॉर्मूला जो इसका अनपोलराइज्ड लाइट के लिए बनता है आई थीटा, वो बन जाता है हाफ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। उसमें क्या करते हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम ना लेकर उसका एवरेज लेते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी अपने आप में अनपोलराइज्ड लाइट में 0 से लेके और आई नॉट तक वेरी करेगी। कभी इंटेंसिटी 0 भी पास करेगी, कभी इंटेंसिटी आई नॉट भी पास करेगी, और कई बार उनके बीच में कहीं लाई करेगी जो इंटेंसिटी पास होगी। तो हम उसका क्या करते हैं, इंटेंसिटी का एवरेज ले लेते हैं। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन आई नॉट था उसको एवरेज तौर पर क्या कर देते हैं, आई नॉट बाई 2 से रिप्लेस कर देते हैं। किसके लिए, अनपोलराइज्ड लाइट के लिए। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सीधा आई नॉट जब पूरी की पूरी लाइट पास हो रही है प्लेन ऑफ पोलराइजर की और कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट है, तो यहाँ आई नॉट आएगा, और अगर अनपोलराइज लाइट है तो हम इंटेंसिटी का क्या कर देंगे, एवरेज लेंगे। और एवरेज क्या होगा, 0 से लेकर आई नॉट तक हो सकता है, तो 0 और आई नॉट तक का अगर हम एवरेज लेके चलेंगे तो उसे बदलेंगे 0 प्लस आई नॉट अपॉन 2, तो वो वैल्यू हमारी किससे रिप्लेस हो जाएगी, आई नॉट अपॉन 2 से। तो अनपोलराइज लाइट के लिए होता है। अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आई थीटा की वैल्यू हमारी 60 है, प्लेनो पोलराइजर और प्लेनो पोलराइजर, और यहाँ से जो लाइट पास हो रही है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज की जगह पर शब्द लगा दिया यहाँ अनपोलराइज लाइट बी में। अब कहता है बताइए थीटा बराबर 60 से कितनी इंटेंसिटी पास होगी। यहाँ पे क्या कर देंगे, आई थीटा इक्वल टू हाफ आई नॉट और कॉस स्क्वायर 60, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आई नॉट, और कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। कॉस 60 होता है हाफ, तो को हाफ का स्क्वायर कर दोगे तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई, ये आंसर होगा। काफी आता है क्वेश्चंस। एंगल भी कई बार थीटा बराबर 60 देता है, लेकिन इसमें कुछ और भी दे तो उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो मेलस लॉ में क्या हम देख रहे हैं कि एक हमारी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसके लिए आई थीटा की वैल्यू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट है, सेम केस है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ पे इंटेंसिटी का एवरेज लेते हैं, और उसके बाद में क्वेश्चन वही है, थीटा की वैल्यू को बदलेगा और हमसे इंटेंसिटी पूछेगा। इस पे क्वेश्चन जरूर करके रखें, कम से कम 4-6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगा दें, क्योंकि मेलस लॉ पे मैंने देखा कम्प्लीकेशन की जितनी भी लोग तैयारी करते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन टकराता रहता है, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है सदा कम्प्लीकेशंस में। तो केवल आप अगर इतना पोर्शंस भी आप लिख पाएंगे, समझा पाएंगे, अगर खासतौर से जो बच्चे बीएससी में लिख आता है, मेलस लॉ बीएससी में कई बार पूछ लिया जाता है,
किसी और कंपटीशंस में पूछ लिया जाता है। तो अगर ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे तो आप कंप्लीटली जो भी उसका मार्क्स दिया हुआ होगा वो कंप्लीट मार्क्स आप पा जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस इस पर नहीं पाए जाते हैं और आसान आसान क्वेश्चन ही इस पर मैंने देखे। जो हमारा सेकंड पोर्शंस है इस वीडियो का, उसमें मैं 2 प्लेटों को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हम देख रहे हैं क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट, इनका डिस्कशन है। तो इसके अंदर क्या हम देखेंगे कि पहले हम डबल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। डबल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब हमारी कोई लाइट रेज इम्पोज की जाती है कुछ सर्टेन क्रिस्टल्स के ऊपर, तो उन क्रिस्टल्स में क्या देख रहे होते हैं कि लाइट रेज 2 पार्ट्स में बट जाती है। एक लाइट रेज जो है ऑर्डिनरी वेव और एक उसकी वेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव। ऑर्डिनरी वेव जो होती है वो हमारे स्नेल लॉ का पालन करती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव स्नेल लॉ का पालन नहीं करती। एलोंग द ऑप्टिक एक्सिस जो वेलोसिटी है दोनों वेव की वो सेम रहती है और ऑप्टिक एक्सिस के अलग जो हमारी और एक्सिस हैं उन पर उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। और ये होता इसलिए है क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल होता है उसका ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और हम सब एक चीज़ को से वाकिफ हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन होती है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या कि क्वार्टर वेव प्लेट हाफ वेव प्लेट करती क्या है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव जो पैदा होती हैं डबल रिफ्लेक्शन में उनके बीच में पार्ट डिफरेंस पैदा करती हैं। और अगर वो पार्ट डिफरेंस हमारा, अब ये देखेंगे पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन है। तो फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस के कंसेप्ट को देखेंगे। ये मुझे उम्मीद है ये आपने सबने नोट कर लिया होगा, तो इसे मैं बोर्ड से थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ और इसका मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ पूरा, और फिर बताता हूँ किस तरीक़ा से इस पर क्वेश्चंस आते हैं और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आता है क्वेश्चंस दोनों ही, ये दोनों तीनों जो टॉपिक्स हैं, तीनों चारों टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तीनों टॉपिक्स, तो इन पे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। और याद रखें कि जो लॉ हैं, मेलस लॉ हुआ, ब्रूस्टर लॉ हुआ, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के भी ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्वार्टर वेव प्लेट क्या होती हैं, हाफ वेव प्लेट क्या होती है, क्या इनके फ़ायदा होते हैं, इस टाइप की चीज़ें इंटरव्यू में पूछने की संभावना सदा रहती है। ऑप्टिक्स में जब भी इंटरव्यू चलेगा तो आपसे पोलराइजेशन जनरली डिस्कस होता ही है, क्योंकि जो पोलराइजेशन को समझते हैं वो ऑप्टिक्स की ज़्यादातर चीज़ों को समझा पाते हैं। तो ऑप्टिक्स में सदा ही अच्छे से पढ़ के जाएँ जब भी इंटरव्यू के लिए भी कहीं जाएँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने वाला टॉपिक है। और इनमें ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर लॉ, मेलस लॉ, उसके अलावा हाफ वेव, क्वार्टर वेव प्लेट और हमारा सर्कुलर पोलराइजेशन, इलिप्टिकल पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जाने कि एक ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल पाथ, क्योंकि इसमें कंसेप्ट आएगा हमारा ऑप्टिकल पाथ का। तो मैं समझाता हूँ ऑप्टिकल पाथ कैसे आता है पिक्चर में, पहले समझ लें, फिर एक क्वेश्चन ऑप्टिकल पाथ का आपको सॉल्व कराता हूँ, फिर इसे हाफ वेव और क्वार्टर वेव प्लेट पे अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को। तो क्या करें कि अगर हमारी लाइट रेज एक माध्यम में एंटर करती है, मीडियम में, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लें मीडियम का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। लेट अस कंसीडर ए लाइट वेव एंटर्स इनटू ए मीडियम विच हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो क्या होगा, उसने सपोज किया डिस्टेंस डी चली, डिस्टेंस लाइट कितनी चल रही है, डी चल रही है। तो टाइम टेकन हम कैसे निकालेंगे बच्चों, टाइम टेकन कैलकुलेट करेंगे, टी इक्वल टू डिस्टेंस कितनी चली डी और वेलोसिटी से चली वी से, तो टाइम टेकन कैलकुलेट करेंगे डी अपॉन वी। फॉर्मूला क्या होता है टाइम टेकन का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी। अब क्या करें, इसे हम लिख सकते हैं डी और वी को लिख सकते हैं सी अपॉन म्यू। अगर लाइट फ्री स्पेस में सी से चलती है तो माध्यम में उसकी वेलोसिटी सी अपॉन म्यू हो जाएगी, जहां म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा माध्यम का। तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी बच्चों, ये वैल्यू हो गई म्यू डी अपॉन सी।
तो म्यू डी अपॉन सी में क्या हुआ, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक्चुअल डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है इसी को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, म्यू इंटू डी को ऑप्टिकल पाथ अपॉन सी। तो ऑप्टिकल पाथ हमारा कितना हो गया, ऑप्टिकल पाथ हमारा हो गया म्यू इंटू डी, जहां डी डिस्टेंस है और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है उसे भी देखें, मैं क्वेश्चन बताता हूं। कहता है कि हमारे पास दो माध्यम है, ऐसा क्वेश्चंस मैंने देखा है कंपटीशंस में कई बार। यहाँ कहता है ये जो वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर है और इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 जो है वो 3/2 है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ये डिस्टेंस हमारी 30 सेंटीमीटर है। कहता है ऑप्टिकल पाथ निकालिए, कैलकुलेट ऑप्टिकल पाथ। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं कंपटीशंस में, जहां डिस्टेंस देगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा और ऑप्टिकल पाथ हमसे कैलकुलेट करा लेगा। तो ऑप्टिकल पाथ के लिए हम क्या करें, यहाँ पे दो माध्यम हैं, तो दो माध्यमों के लिए ऑप्टिकल पाथ कैसा हो जाएगा, म्यू1 डी1। एक माध्यम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, डिस्टेंस चली है डी1, तो म्यू1 डी1 ऑप्टिकल पाथ। और दूसरे के लिए म्यू2 डी2, डी2 यहाँ डिस्टेंस चली है और म्यू2 यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्लस सो ऑन का मतलब समझते हो। अगर तीसरा केस हो, जैसे इसी में क्या करते, एक म्यू3 और दे दे, म्यू3 की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 1.66 दे दी सपोज किया, और यहाँ पर डिस्टेंस दे दी फिर से 20 सेंटीमीटर। कहा ऑप्टिकल पाथ निकालो, तो यहाँ पे जोड़ता चला जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, 2 का करोगे उसका 3 के लिए बढ़ा दो, 3 वाला पूछे फिर 4 के लिए बढ़ा लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस म्यू3 डी3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, म्यू1 की वैल्यू कितनी 3/2, डी1 कितना 10, ये कर दो, 3/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑप्टिकल पाथ आ गया यहाँ का। इसका ऑप्टिकल पाथ कैसे निकालोगे, प्लस 4/3 इंटू 30 कर दो। आगे कैसे करोगे, 1.66 इंटू 20 कर दो, इतना सेंटीमीटर आ गया ऑप्टिकल पाथ टोटल। सीख पाए ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करना। फिजिकल मीनिंग क्या हुआ ऑप्टिकल पाथ का, फिजिकल मीनिंग समझो। अगर कोई लाइट रेज फ्री स्पेस में सी से चल रही थी और उसने डिस्टेंस डी चली, तो टाइम टेकन उसका d/c होगा। अब वही लाइट रेज एक ऐसे माध्यम में गई जहां उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था और डिस्टेंस उसने डी ही चली, अब उसका टाइम टेकन बढ़ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी घट जाएगी। तो टाइम टेकन कैसा हो जाएगा, d/v करोगे और v की जगह पे लाओगे c/μ। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में c/μ होती है। तो क्या हो जाएगा वहां पे, हमारे पास t की वैल्यू म्यू d/c होगी। तो अब लाइट को ऐसा महसूस कर रही है लाइट जैसे अब उसके लिए डिस्टेंस बढ़ गई हो, डी ना करके अब उसे कैसा महसूस हो रहा है कि म्यू इंटू डी डिस्टेंस चल रही है, वही उसका ऑप्टिकल पाथ है। ऑप्टिकल पाथ सदा एक्चुअल पाथ से सदा या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा। बराबर फ्री स्पेस में होगा, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सदा ज्यादा ही होते हैं 1 से, इसलिए क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ जनरली ज्यादा ही होता है एक्चुअल पाथ से। समझ भी पाए उसका फिजिकल मीनिंग। ऑप्टिकल पाथ जो होगा वो फ्री स्पेस में तो बराबर हो जाएगा एक्चुअल पाथ से। बराबर कब होगा, इन फ्री स्पेस इक्वल से, और ग्रेटर कब होगा, इन एनी मीडियम। भाई एक्चुअल पाथ से यहां क्या देख रहे हो, 10 सेंटीमीटर था और ऑप्टिकल कितना हो गया यहां पे 3/2 गुणा 10, 15 हो गया, तो बढ़ गया। जैसे देखो इस पे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, कहेगा इस वाले पे ही क्वेश्चन बना देगा
कहेगा इस केस के अंदर क्या कैलकुलेट करो, ऑप्टिकल पाथ माइनस एक्चुअल पाथ, ये वैल्यू बताइए फर्स्ट केस में। तो ऑप्टिकल पाथ इसका म्यू इंटू डी हो गया, कितना 15, और एक्चुअल पाथ कितनी दूर चला 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये देख लो ऑप्टिकल पाथ पड़ा है एक्चुअल पाथ से। यहां पे कहेगा इसमें निकालो, तो 4/3 गुणा 30 करोगे तो 40 सेंटीमीटर ऑप्टिकल पाथ, और एक्चुअल पाथ है 30, तो ऑप्टिकल पाथ माइनस एक्चुअल पाथ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। है ऐसे यहां निकाल लोगे। तो जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा पूरा, तो क्वेश्चन जो भी बनेगा उसी को डील कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है। और ऑप्टिकल पाथ का फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिक्स क्या कहती है उसकी, फिजिक्स ये कहती है कि जब कोई लाइट रेज किसी माध्यम में एंटर करती है तो उसका टाइम टेकन बढ़ जाता है, किसके मुकाबले, इन द केस ऑफ द फ्री स्पेस, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी घट जाती है, और वेलोसिटी घटने से क्या होता है, वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण घटती है। तो वेलोसिटी घटने से पहले के मुकाबले जब वो फ्री स्पेस में थी उसी डिस्टेंस को चलने में उसका टाइम टेकन बढ़ जाता है। तो म्यू इंटू डी ये हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पाथ। तो मुझे उम्मीद है ये ऑप्टिकल पाथ कंसेप्ट आपने पूरा समझ लिया होगा और इसके क्वेश्चनों को आप आसानी से हैंडल कर लोगे और उसकी फिजिक्स बता पाओगे। ये ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट अब यहां लगेगा इसमें, ये देखो कैसे लगेगा। अब इसी चीज को देखना है, इसमें कुछ पूछना चाहो तो बताओ जल्दी से। अब हमारे 2 टॉपिक खबर हो गए हैं, कौन कौन से, पहला टॉपिक मेलस लॉ और दूसरा ऑप्टिकल पाथ। तो कहीं भी जब भी ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई करना, वहां से आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। यहां हमारे पास में, यहां देखें हाफ वेव प्लेट में और क्वार्टर वेव प्लेट में किस तरीका से हम ऑप्टिकल पाथ कंसेप्ट को लगाएंगे कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 कौन कौन से होंगे, एक होगा म्यू ई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, और एक होगा म्यू ओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी वेव। और थिकनेस टी चली तो यहां ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, म्यू ई इंटू टी। यहां ऑप्टिकल पाथ कितना होगा ऑर्डिनरी के लिए, म्यू ओ टी, क्योंकि थिकनेस तो दोनों टी चल रही है। देखो यहां ध्यान से क्या हुआ, एक लाइट रेज डबल रिफ्रैक्शन हुआ लाइट रेज का, और डबल रिफ्रैक्शन करने के बाद में क्रिस्टल के अंदर उसकी मोशन हुई। मोशन में क्या हुआ, वो 2 पार्ट में बटी, एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी तो कह रहे हो कि तो उसका प्लेन जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसका जो हमारा प्लेन है वो पैरेलल है, और जो हमारी ऑर्डिनरी वेव बनी उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। दोनों रेज बन गई। अब क्या होगा, जब ये दोनों रेज चलेंगी तो दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। क्यों होगी दोनों की स्पीड, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के अलग अलग होंगे, तो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। वेलोसिटी से क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो आगे चली जाएगी, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी क्या हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगी। तो दोनों में क्या हो जाएगा, उससे पाथ डिफरेंस पैदा हो जाएगा, और जब पाथ डिफरेंस पैदा होगा तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा। गजब की मेरी बात। और फेज डिफरेंस ही हमारा तय करेगा क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट की नेचर। तो जब पाथ डिफरेंस हमारा λ/4 के इक्वल हो जाए, पाथ डिफरेंस λ/4 हो तो क्वार्टर वेव प्लेट, और पाथ डिफरेंस अगर λ/2 हो जाए तो हाफ वेव प्लेट। किस किस के बीच का अंतर,
ये पार्ट डिफरेंस आ गए। अब यहाँ पार्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे? दो केस अलग अलग हो सकते हैं। अगर हमारा म्यू ई म्यू ओ से बड़ा है तो पार्ट डिफरेंस होगा म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू टी। क्यों होगा? क्योंकि म्यू ई टी ये पाथ है और म्यू नॉट टी ये है, तो पार्ट डिफरेंस दोनों में इसमें से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो। बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि म्यू ई की वैल्यू ज्यादा मान रहे हो म्यू से। दूसरे केस में जब म्यू ओ म्यू ई से बड़ा हो, दो ही तो केस हो सकते हैं, तब पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? तब पार्ट डिफरेंस हमारा हो जाएगा इक्वल टू म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू टी। अब ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर करोगे? इन क्वार्टर वेव प्लेट। यहां पे स्पेलिंग है लिखी हुई है QUARTR क्वार्टर वेव प्लेट। यहां पे मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया इसे? QWP। Q फॉर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4। किसका 1/4? लैम्डा का 1/4। इन क्वार्टर वेव प्लेट क्या कर दें? पार्ट डिफरेंस को λ/4 के बराबर कर दें, तो यहां से थिकनेस पता चल जाएगी। थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल जिसमें लाइट रेज चल रही है, तो टी हमारा कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू λ/4 म्यू ई माइनस म्यू ओ। कब? जब म्यू ई किससे बड़ा है? म्यू ओ से। और टी की वैल्यू λ/4 म्यू ओ माइनस म्यू ई। कब? जब हमारा म्यू ओ म्यू ई से बड़ा है। और हाफ वेव प्लेट में क्या करोगे बच्चों? हाफ वेव प्लेट में कितना हो जाए ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस? λ/2 का। तो म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू टी बराबर λ/2। कब? जब म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से बड़ी है। तो यहां से टी निकल जाएगा, टी इक्वल टू λ/2 म्यू ई माइनस म्यू ओ, या टी इक्वल टू λ/2 म्यू ओ माइनस म्यू ई। ये कब लगेगा? जब म्यू ओ की वैल्यू म्यू ई से बड़ी हो। ये दो अलग अलग केस है। देखो उसी तरीका से अब देखें, पार्ट डिफरेंस अगर इतना ले रहे हो तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस और एक शब्द होता है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमारा होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। इस रिजल्ट को भी सदा याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब कोई रेज अपने पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर चल लेती है तो उसका फेज 2π बदल जाता है। देखो ऐसे चलती है लाइट रेज, यहां से लेकर यहां तक फेज कितना बदल गया? ये डिस्टेंस लैम्डा हो गई। फेज कितना बदला? यहां से यहां तक बताओ कितना बदला? डिस्टेंस चली लैम्डा, फेज बदला 2π। तो 2π में जब 2π फेज बदल जाता है, जब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है? लैम्डा। तो यहां पे फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। अब देख लो ना, अगर पार्ट डिफरेंस को मैं लैम्डा कर दूं तो 2π आ जाएगा फेज डिफरेंस। अब क्वार्टर वेव प्लेट में, क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर क्या देखोगे? फेज डिफरेंस
कितने के बराबर होगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन 4। पार्ट डिफरेंस कितना करना है? लैम्डा बाई 4। तो कितनी वैल्यू हो गई है? लैम्डा अपॉन लैम्डा से तो ये लैम्डा कटा और 2 से 2 कटा, आंसर पाई बाई 2 आ गया है। क्या सीखे? क्वार्टर वेव प्लेट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस डेवलप कर देती है और लैम्डा बाई 4 का पार्ट डिफरेंस डेवलप कर देती है। सिमिलरली हाफ वेव प्लेट में क्या होगा? फेज डिफरेंस इजकल टू 2 पाई बाई लैम्डा, आपका कितना कर दोगे? लैम्डा अपॉन 2। ये पाई आ गया होगा, देखो चेक करो। तो ये पार्ट डिफरेंस का आ गया खेल है। हाफ वेव में लैम्डा बाई 2 और क्वार्टर वेव प्लेट में लैम्डा बाई 4। और फेज का कितना मामला आ गया? लैम्डा बाई 2 पे कितना बन गया? पाई, और यहां कितना बना? पाई बाई 2। और थिकनेस के फॉर्मूले आई गए। अब हमें इनसे फायदा क्या होगा? कहता है क्वार्टर हाफ वेव प्लेट है, लैम्डा इतना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका लैम्डा इतना है, म्यू नॉट इतना, थिकनेस बताइए टी। यहां से वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्वार्टर वेव प्लेट के लिए, हाफ के लिए पूछता है तो क्या कर दो, ये रहे फॉर्मूले। और ये डायग्राम समझ पा रहे हो? ये और ये जो हमारा वेव फ्रंट दिखा रखा है, ऑर्डिनरी वेव फ्रंट जो होता है, हाइगन्स के पोस्टुलेट्स हैं कुछ। क्या कहा डबल रिफ्लेक्शन में? हाइगन्स ने क्या कहा कि जो वेव पैदा होती हैं हमारी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, उनकी एक उसने कहा कि जो वेव फ्रंट पैदा होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, वो हमारा स्पेरिकल इन शेप होता है। किसके कारण पैदा होता है? वो ऑर्डिनरी वेव के कारण। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कैसा पैदा होता है? इलिप्टिकल। तो ये तुम सर्कुलर देख रहे होगे और एक हम क्या देख रहे हैं? इलिप्टिकल। ये उनके वेव फ्रंट हैं। कभी डायग्राम में ये नहीं समझ पा रहे हो। और 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट कहता है, वो क्या कहता है कि जो हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स जो है सोर्स ऑफ ओरिजिन बन जाते हैं, जब इंटरेक्शन होने के बाद में पैदा होते हैं, तो उनमें 2 रेज जब पैदा होती हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव जब ऑप्टिक एक्सिस पर चलती हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। और जब ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर चलती हैं तो तब उनमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। और उसमें फिर क्रिस्टल्स की 2 तरीका की बातें आती हैं। एक हमारे होते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल्स, एक होते हैं नेगेटिव क्रिस्टल्स। माइका नेगेटिव में होता है, क्वार्ट्ज को हम पॉजिटिव क्रिस्टल कहते हैं। तो क्वार्ट्ज और माइका, क्वार्ट्ज कैसा क्रिस्टल है? ये कहलाता है पॉजिटिव क्रिस्टल, और माइका कहलाता है हमारा नेगेटिव क्रिस्टल। तो हमारे पास में जो 5-7-8 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हाइगन्स की जो थ्योरी है डबल रिफ्लेक्शन में। उसमें एक तो यही है कि दोनों की वेलोसिटी जो होती है ऑप्टिक एक्सिस पर सेम होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी ऑर्डिनरी वेव पैदा होती है उसका वेव फ्रंट स्पेरिकल होता है, और जो हमारे पास दूसरी क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, उसका हमारा कैसा होता है? इलिप्सॉइड होता है। एलोंग द ऑप्टिक एक्सिस जो होती है उनकी वेलोसिटी अलग, और एक्सिसों पर उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करती है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, तो उसके कारण उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होती है। और उन अलग अलग वेलोसिटियों के होने के कारण पार्ट डिफरेंस पैदा होता है, और पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस पैदा होता है। और उन फेज डिफरेंसों और पार्ट डिफरेंसों के कारण हम क्वार्टर और हाफ वेव प्लेट उस हिसाब से तैयार करते हैं, थिकनेस
अब क्या है, यहाँ से हमें ये नहीं पता चलेगा म्यू ई म्यू नॉट फिक्स है, लेमडा हमें पता है कि हमने लेमडा क्या किस वेवलेंथ की इम्पोज कर रखी है लाइट, तो टी पता चल जाएगा थिकनेस के। क्वार्टर हाफ प्लेट के लिए हमें टी इतनी थिकनेस का रखें हम, क्रिस्टल जो रखना है हमें। तो इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे पूरा का पूरा रिवाइज करें। मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको इनरिच करेगी वीडियो, आपके ऑप्टिक्स के कंसेप्टों को इनरिच करेगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।